आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का विशेष कार्यक्रम विदेश में भारत। सुभाष चौधरी का प्रणाम स्वीकार करिए। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत के कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों की। आज के कार्यक्रम में रूस, जापान, चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। साथ ही पर्यावरण, वैश्विक निवेश और भारत की विदेश नीति से जुड़ी अहम गतिविधियों पर भी हमारी नजर होगी। दोस्तों, दुनिया में भारत की कहानी सिर्फ कूटनीति की कहानी नहीं है। यह व्यापार की कहानी है, तकनीक की कहानी है, सुरक्षा की कहानी है, संस्कृति की कहानी है और बदलते हुए वैश्विक भारत की भी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी 12 खबरों से। पहली खबर है मास्को से। मास्को में भारत रूस आर्थिक सहयोग की 27वीं बैठक आयोजित की गई। सबसे पहले बात भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर रूस की राजधानी मास्को पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूस के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटोरोव के साथ 27वीं इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन यानी IRIGC TEC की बैठक की सह अध्यक्षता की। मॉस्को पहुंचने पर डॉक्टर जयशंकर का स्वागत रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी अलेक्जेंडर लियोनोविच कोजलोव ने किया। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटोरोव के साथ IRIGC TEC की बैठक की। जयशंकर ने इस महत्वपूर्ण बायलैटरल मैकेनिज्म की सह अध्यक्षता के लिए डेनिस मोंटोरोव का धन्यवाद किया। बैठक में भारत और रूस के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग, कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और मोबिलिटी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। ऐसे में केवल समझौतों और घोषणाओं पर नहीं, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, कंक्रीट आउटकम्स और सेक्टर स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बायलैटरल इकोनॉमिक कॉपरेशन में आने वाली प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की पहचान कर उन्हें सक्रिय रूप से दूर करने पर भी बल दिया। विदेश मंत्री ने बिजनेस के साथ इंगेजमेंट को और मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इंडस्ट्री प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करना होगा, प्रैक्टिकल बोटलनेक्स की पहचान करनी होगी, यानी जो कठिनाइयां हैं उसकी पहचान करनी होगी, और पॉलिसी रिस्पांस को ज्यादा इफेक्टिव एवं रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का लगातार रीअसेसमेंट करने और नए क्षेत्रों में कॉपरेशन की संभावनाएं तलाशने पर भी जोर दिया, ताकि दोनों देश अपनी कंप्लीमेंट्रीज का लाभ उठा सकें और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डी रिस्क तथा डी तथा डाइवर्सिफाई कर सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बैठक भारत और रूस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रैक्टिकल कॉपरेशन को और गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत और रूस अब ट्रेडिशनल कॉपरेशन से आगे बढ़कर ज्यादा डाइवर्सिफाइड, रिजिलियंट और मजबूत ट्रेड तथा इन्वेस्टमेंट लिंकेजेस विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के दौरान उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव से भी मुलाकात होने की उम्मीद है। अब चलते हैं टोक्यो की ओर, यानी जापान की ओर। टोक्यो में पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने केदरनेन के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। 24 अगस्त को टोक्यो में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केदरनेन यानी जापान बिजनेस फेडरेशन के साथ एक महत्वपूर्ण राउंड टेबल डिस्कशन की। इस बैठक का उद्देश्य भारत और जापान के बीच इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करना था। राउंड टेबल की को चेयरिंग तत्सु यूसु नागा ने की। बैठक में हिरोनोरी कामेजावा और यूजी
फुकासावा और केदनरेन की कमेटी ऑन साउथ एशिया के अन्य डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स भी शामिल हुए। भारतीय बिजनेस लीडर्स और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसमें भाग लिया। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत और जापान अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर मना रहे हैं, जबकि कैरिनेन जापान के बिजनेस और इकोनॉमिक लैंडस्केप में अपने योगदान के 80 वर्ष पूरे कर रहा है। पीयूष गोयल ने भारत की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और तेजी से विस्तार करते इकोनॉमिक लैंडस्केप में उभर रहे अवसरों पर प्रकाश डाला। विस्तार से उन्होंने भारत में बनने वाली संभावनाओं की जानकारी वहां दी। उन्होंने 16th इंडिया जापान एनुअल समिट के आउटकम्स का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को सामने रखा जिसमें भारत में ऑपरेटिंग जापानीज कंपनीज की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही आने वाले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन यानी Y10 ट्रिलियन जापानीज इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने की एम्बिशन भी सामने रखी गई। पीयूष गोयल ने कैबिनेट के सदस्यों को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स क्षमा चाहता हूं सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ इंगेजमेंट और गहरा करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि जापानीज बिजनेस के इन इमर्जिंग सेक्टर्स में बढ़ती भागीदारी से भारत जापान इकोनॉमिक टाइज मजबूत होंगे और भारत को एक कम्पिटिटिव तथा रिलायबल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। बैठक में भारत की बढ़ती इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज और जापान की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के बीच बढ़ती कन्वर्जेंस पर भी चर्चा हुई। पीयूष गोयल का यह एंगेजमेंट भारत और जापान के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को मजबूत करने में व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। अब चलते हैं चीन की ओर। चीन पहुंचे NSA अजीत डोभाल। 25वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता कल होने के आसार। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल 24 अगस्त को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं। अजीत डोभाल चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत चीन बाउंड्री क्वेश्चन पर होने वाली 25वीं राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स में हिस्सा लेना है। भारत की ओर से बाउंड्री इशू में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोभाल, जबकि चीन की ओर से उनके काउंटर पार्ट और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इस वार्ता की को चेयरिंग करेंगे। यह बैठक 25 अगस्त को बीजिंग में होगी और चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि की है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म भारत और चीन के बीच बाउंड्री क्वेश्चन पर निगोशिएशंस का प्रमुख चैनल है और इसके साथ ही यह बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट पर विचार विमर्श का भी महत्वपूर्ण मंच है। यह वार्ता ऐसे समय हो रही है जब भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर वर्षों से चले आ रहे तनाव के बाद बायलैटरल टाइज को स्टेबलाइज करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले 24वीं राउंड ऑफ टॉक्स अगस्त 2025 में हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने बाउंड्री क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा की थी। अब 25वीं बैठक में दोनों पक्ष बाउंड्री इशू पर बातचीत आगे बढ़ाने और बॉर्डर एरियाज में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ ही बायलैटरल रिलेशंस और रीजनल तथा इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर भी विचारों का आदान प्रदान होने की उम्मीद है। अजीत डोभाल अपनी इस यात्रा के दौरान चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग से भी मुलाकात करेंगे। यह वार्ता भारत और चीन के बीच बायलैटरल रिलेशंस में हालिया प्रोग्रेस को कंसोलिडेट करने और डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर स्टेबिलिटी बनाए रखने के व्यापक प्रयासों के बीच हो रही है। भारत चीन संबंधों में 2020 के गलवान वैली क्लैश और उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में हुए मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद गंभीर तनाव आया था। इसके बाद से दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से लगातार इंगेजमेंट जारी रखे गए हैं। और अब चलते हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक खबर की ओर। वेलिंगटन में इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग। अब भारत
और न्यूजीलैंड की डिफेंस पार्टनरशिप को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। 24 अगस्त को वेलिंगटन न्यूजीलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरी इंडिया न्यूजीलैंड डिफेंस स्ट्रेटेजिक डायलॉग आयोजित की गई। इस डायलॉग की को चेयरिंग भारत की ओर से ज्वाइंट सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड की ओर से रिचर्ड स्मिथ, डिप्टी सेक्रेटरी एट द न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की। बैठक में मैरीटाइम सिक्योरिटी, ज्वाइंट ट्रेनिंग और ओवरऑल डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2030 के ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के तरीकों की समीक्षा भी की गई। भारत और न्यूजीलैंड ने 11 जुलाई 2026 को अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया था। यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन को 6 प्रमुख पिलर्स में से एक के रूप में शामिल किया गया है। रोड मैप टू 2030 के तहत दोनों देशों ने ज्वाइंट एक्सरसाइज मैरीटाइम, एयर और लैंड यूनिट्स की विजिट्स, पर्सनल एक्सचेंजेस, डिफेंस स्टाफ कॉलेज एक्सचेंजेस और रेगुलर हाई लेवल डिफेंस डायलॉग्स के माध्यम से मिलिट्री इंगेजमेंट बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। फ्रेमवर्क में 2025 इंडिया न्यूजीलैंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन को लगातार इंप्लीमेंट करने की बात भी शामिल है। मैरीटाइम कॉपरेशन इस पार्टनरशिप का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने मैरीटाइम कॉपरेशन अरेंजमेंट, हाइड्रोग्राफी एंड नेचुरल कार्टोग्राफी में कॉपरेशन अरेंजमेंट और इंडियन नेवी तथा न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट पर सहमति जताई थी। इन पहलों का उद्देश्य मैरीटाइम डोमेन में कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ज्वाइंट एक्टिविटीज और लॉजिस्टिकल कॉपरेशन को मजबूत करना है। रोड मैप में एनुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग, ग्रेटर नेवल कॉपरेशन और रेगुलर बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की भी परिकल्पना की गई है। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन भी भारत न्यूजीलैंड के व्यापक डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है बताना कि 11 जुलाई 2026 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों की बैठक के दौरान इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने की घोषणा की गई थी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रोड मैप टू 2030 को शेयर्ड फ्रेमवर्क के रूप में इंडोर्स किया था, जो अगले 4 वर्षों में दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट एक्शन का मार्गदर्शन करेगा। इस संबंध में हमने पहले भी खबर दिखाई थी। और अब चलते हैं अपने देश में ही जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स अलग अलग देशों में नियुक्त होने वाले हैं, यानी जो संभावित डिप्लोमेट्स हैं, जो नए नए डिप्लोमेट्स अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, उनको प्रधानमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, क्या संदेश दिया, क्या उन्हें मूल मंत्र दिया, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो इन्हीं युवा डिप्लोमेट्स से प्रधानमंत्री मोदी का ग्रास रूट इंगेजमेंट पर जोर, आपस में इंटरेक्शन हुआ है और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस ऑफिसर ट्रेनी से सेवा तीर्थ में इंटरेक्शन किया। प्रधानमंत्री ने युवा डिप्लोमेट से कहा कि वे अपने कंट्रीज ऑफ पोस्टिंग में मजबूत ग्रासरूट लेवल एंगेजमेंट विकसित करें और लोकल कम्युनिटीज के साथ भारत का कनेक्शन मजबूत करें। उन्होंने ऑफिसर ट्रेनीज से कहा कि वे अपने नेटवर्क्स को गवर्नमेंट्स और ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स तक सीमित न रखें, बल्कि आम लोगों और लोकल कम्युनिटीज के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विकसित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा डिप्लोमेट से कहा कि भारत की सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ जोड़कर देश के ग्लोबल एंगेजमेंट को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने इंडियन मिशन की डिजिटल प्रेजेंस को मजबूत करने पर भी बल दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काउंसलर और अन्य पब्लिक सर्विसेज को ज्यादा सीमलेस, रिस्पॉन्सिव और सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना था। प्रधानमंत्री ने यंग डिप्लोमेट से दुनिया के साथ भारत की इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के लिए नए एवेन्यूज तलाशने में
प्रोएक्टिव रोल निभाने का आह्वान किया। उन्होंने इंडिया रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज, कल्चरल डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और भारत को अट्रैक्टिव ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने की जरूरत बताई। पीएम ने भारत को जानिए यानी नो इंडिया क्विज जैसी इनिशिएटिव्स के इस्तेमाल को बढ़ाने का सुझाव दिया, ताकि दुनिया भर के युवाओं में भारत के प्रति रुचि पैदा की जा सके। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गेमिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स को और एंगेजिंग बनाने पर भी जोर दिया। यह इंटरेक्शन आईएफएस ऑफिसर ट्रेनीज के लिए प्रधानमंत्री से गाइडेंस प्राप्त करने और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी था। ये युवा अधिकारी आने वाले समय में दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के इंटरेस्ट और वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और अब एक खबर भारत से, लेकिन ये अमेरिका से सीधा सीधा संबंध रखता है। भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप हुए हैं और भारत और अमेरिका के जो दो बड़े औद्योगिक घराने हैं मिलकर भारत में जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसको लेकर एक खबर सामने आई है। यानी हैदराबाद में लॉकहीड मार्टिन जो दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक है, और टाटा फैसिलिटी पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। सर्जियो गोर भारत में अमेरिका की राजदूत हैं और भारत में अमेरिकी एम्बेसडर और स्पेशल इन्वॉय ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया सर्जियो गोर ने हैदराबाद में लॉकहीड मार्टिन टाटा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एडवांस्ड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को फर्स्ट हैंड देखा, यानी पहली बार देखा। राजदूत बनने के बाद वो पहली बार इस स्थल का उन्होंने दौरा किया। राजदूत सर्जियो गोर ने अपनी इस यात्रा को फैंटास्टिक विजिट बताया। उन्होंने कहा कि लॉकहीड मार्टिन और टाटा की पार्टनरशिप भारत को ग्लोबल C130J प्रोडक्शन नेटवर्क की एक क्रिटिकल लिंक बना रही है। उन्होंने कहा कि यह पार्टनरशिप डिफेंस सप्लाई चेन्स को मजबूत कर रही है और भारत अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रही है। लॉकहीड मार्टिन और टाटा का यह कोलैबोरेशन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हैदराबाद की यह फैसिलिटी C130J सुपर हर्कुलस के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में योगदान करती है। C130J एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका संचालन भारत सहित कई देशों द्वारा किया जाता है। यह पार्टनरशिप भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने तथा इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन्स में और गहराई में इंटीग्रेट करने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है। एक खबर और विदेश से ही है। UNCCD COP17 में भारत के यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लैंड रिस्टोरेशन फाइनेंसिंग पर भारत का मॉडल रखा, यानी दुनिया के सामने भारत के मॉडल को उन्होंने विस्तार से रखने की कोशिश की। और ये महत्वपूर्ण बात एनवायरमेंटल और क्लाइमेट की दृष्टि से है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उलान बातार मंगोलिया में UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन यानी UNCCD की 17वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP17 में भारत की इनोवेटिव और डाइवर्सिफाइड फाइनेंसिंग आर्किटेक्चर को प्रस्तुत किया। उन्होंने इनोवेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर हेल्दी लैंड एंड ड्राउट रिसाइलेंस विषय पर मिनिस्ट्रियल डायलॉग में हिस्सा लिया। भूपेंद्र यादव ने सस्टेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, लैंड रिस्टोरेशन इज नॉट अ कॉस्ट बट एन इन्वेस्टमेंट इन फूड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, लिवलीहुड्स एंड लॉन्ग टर्म रिसाइलेंस। उन्होंने कहा कि डिसर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्राउट को बड़े पैमाने पर एड्रेस करने के लिए पब्लिक बजट से आगे बढ़कर डाइवर्सिफाइड, प्रेडिक्टेबल और सस्टेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की जरूरत है। इसके लिए मजबूत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के
ब्लेंडेड ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क की जानकारी भी दी, जो क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल लैंड यूज, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, एफोरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है। उन्होंने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को भी लैंड रिस्टोरेशन, ड्राउट रिसिलियंस, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री और अन्य एनवायरमेंटल तथा क्लाइमेट प्रायोरिटीज के लिए कैपिटल मोबिलाइज करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया। भूपेंद्र यादव ने भारत के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर भी प्रकाश डाला। इसके तहत पब्लिक और प्राइवेट इंटिटीज डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड की रिस्टोरेशन के लिए फाइनेंस कर सकती है। प्रोग्राम के तहत क्रेडिट्स 5 वर्ष की रिस्टोरेशन के बाद और कम से कम 40% कैनोपी डेंसिटी हासिल होने पर इशू किए जाते हैं। उन्होंने भारत के कंपनसेटरी कंजर्वेशन रिजीम का भी उल्लेख किया, जिसके तहत फॉरेस्ट डायवर्जन के लिए प्राप्त पेमेंट्स को कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की दिशा में चैनल किया जाता है। अब चलते हैं एक फ्रांस की ओर। मोंट ब्लैंक में एयर इंडिया क्रैश विक्टिम्स को एनएम गंभीर ने दी श्रद्धांजलि, यानी भारत की प्रतिनिधि हैं कूटनीतिक के। फ्रांस में भारतीय एम्बेसी की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यानी डीसीएम एनएम गंभीर ने निड एजेल मोंट ब्लैंक स्थित मेमोरियल पर 1950 और 1966 के एयर इंडिया क्रैशेस की विक्टिम्स को सोलेन ट्रिब्यूट दिया। यह सेरेमनी मेमोरियल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेशन के 7वें एनिवर्सरी के अवसर पर आयोजित की गई। यह मेमोरियल 1950 और 1966 के उन दो ट्रेजिक एयर इंडिया एयर क्रैशेस में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में बनाया गया है। 1966 के एयर इंडिया क्रैश में भारत की पायनियरिंग न्यूक्लियर फिजिक्स और इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम की आर्किटेक्ट डॉक्टर होमी जे भाभा की भी ट्रेजिक डेथ हुई थी। और एनएम गंभीर ने मेयर जीन मार्क प्रेलिक्स और म्यूनिसिपैलिटी ऑफ सेंट गेरवियास को कमेमोरेटिव सेरेमनी आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने ली फाइट सिमेट्री जाकर भी विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी। और डीसीएम एनएम गंभीर ने मेयर ऑफ सेंट ग्रेविस ले वेनिस और जीन मैरे पर्लिक्स से भी मुलाकात की। उन्होंने निड दी एजेल स्थित एयर इंडिया मेमोरियल की लगातार देखभाल के लिए सेंट गेरवियस म्यूनिसिपैलिटी का धन्यवाद किया। बैठक में इस शेयर्ड साइट ऑफ रिमेम्बरेंस को प्रिजर्व करने में कंटिन्यूड कोऑपरेशन और भारत तथा फ्रांस के बीच पीपल टू पीपल टाइज को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। यह सेरेमनी उन सभी लोगों की स्मृति को सम्मान देने का अवसर बनी जिन्होंने इन दोनों ट्रेजिक एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई थी। अब चलते हैं जापान की ओर। टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पर पीयूष गोयल की चर्चा। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन की डेलीगेशन से मुलाकात की। इस डेलीगेशन का नेतृत्व ताकेशी ओकुबू ने किया, जो कॉर्पोरेट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सेल्स डिवीजन एंड इंडिया बिजनेस हैं। बैठक में भारत के रैपिडली एक्सपेंडिंग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में टोक्यो इलेक्ट्रॉन की इन्वेस्टमेंट पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कोलैबोरेशन को मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार किया गया। भारत का सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। लगातार केंद्र सरकार इस पर फोकस कर रही है। ऐसे में जापानीज कंपनीज के लिए भारत में अपनी प्रेजेंस और फुटप्रिंट को और डीपेंड करना यानी गहरा करने की सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। बैठक में इसी बात पर जोर दिया गया कि जापानी कंपनियां भारत की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ स्टोरी में और अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकती हैं। भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, कदम उठा रहा है। इसके ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए नए अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहे हैं। टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ ये एंगेजमेंट भारत और जापान के बीच बढ़ती टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बनने जा रहा है। अब भारत से एक खबर है, लेकिन विदेशी जो हमारे उद्योगपति हैं, बड़ी कंपनियों की जो सीईओज हैं, उनकी मुलाकात भारत के केंद्रीय मंत्री से हुई है। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स से संबंधित ये खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने
ग्लोबल सीईओ राउंड टेबल ऑन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के साइडलाइन पर उससे इतर ग्लोबल कंपनीज के सीनियर एग्जीक्यूटिव से मुलाकात की। उन्होंने फ्यूजी फिल्म इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कोजीवाड़ा ट्रोनॉक्स और सीईओ जॉन डी रोमानो और बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा बीएएसएफ ग्रुप कंपनीज इन इंडिया के हेड अलेक्जेंडर गेरडिन के से बातचीत की। बैठक में उन कंपनियों की भारत में एग्जिस्टिंग प्रेजेंस और उनके फ्यूचर प्लान्स पर चर्चा हुई। साथ ही ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी पर विचार किया गया। चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और मजबूत करना भी रहा। जेपी नड्डा ने इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार की कमिटमेंट को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर का प्रयास जारी है जो कॉम्पिटिटिव, इनोवेशन ड्रिवन और इन्वेस्टर फ्रेंडली हो। इस एंगेजमेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने और केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, हेल्थ केयर एवं एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्लोबल कंपनीज के लिए कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब एक और खबर विदेश और भारत से संबंध, वित्तीय संबंध को लेकर, फाइनेंशियल संबंध को लेकर, बिजनेस को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स के प्रीमियर से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री निर्मला सीतारमन ने ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स यानी बीवीआई के प्रीमियर नटालियो डी वेल्दी से न्यू दिल्ली में मुलाकात की। वेल्दी भारत की यात्रा पर एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपर्ट्स शामिल हैं। इस डेलीगेशन की यात्रा न्यू दिल्ली, गिफ्ट सिटी, मुंबई और बेंगलुरु तक है। बैठक में प्रीमियर नटालियो डी वेल्दी ने बताया कि इस विजिट का उद्देश्य भारत में बीवीआई के एंगेजमेंट को एक्सपेंड करना है। इस एंगेजमेंट के प्रमुख क्षेत्र हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि भारत फाइनेंशियल सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के लिए एक लार्ज और रैपिडली एक्सपेंडिंग मार्केट उपलब्ध कराता है। उन्होंने म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले क्षेत्रों में बीवीआई के साथ एंगेजमेंट की संभावना का स्वागत किया। बैठक में इमर्जिंग फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया। यह एंगेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और नॉलेज एक्सचेंज के क्षेत्र में इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करने के भारत के प्रयासों के अनुरूप माना जा रहा है। और अब इस एपिसोड की अंतिम खबर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 देशों के राजनयिकों से प्राप्त की क्रेडेंशियल। जब किसी दूसरे देश के राजदूत भारत में नियुक्त किए होते हैं तो यह एक परंपरा है, कूटनीतिक परंपरा है और आधिकारिक तौर पर इसकी आवश्यकता भी होती है कि वो अपना क्रेडेंशियल्स हमारे देश के राष्ट्रपति को सौंपते हैं और तब उन्हें अनुमति मिलती है यहाँ राजदूत के रूप में काम करने की, यानी यहाँ अपनी गतिविधि चलाने की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 4 देशों के न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर से उनके क्रेडेंशियल्स प्राप्त किए। इनमें सबसे पहले सितोना अब्दुल्ला ओस्मान जो रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान की एम्बेसडर हैं। दूसरे हैं अब्दुल्ला सैफ अली सयान अली नवामी जो यूनाइटेड अरब अमीरात्स के एम्बेसडर हैं। तीसरे हैं मोहम्मद सैदू दहिरू जो कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के हाई कमिश्नर हैं। और चौथी हैं इंगा इयोनिसी जो रिपब्लिक ऑफ मोल्दोव की एम्बेसडर हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा क्रेडेंशियल स्वीकार किया जाना भारत के इन 4 देशों के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी डिप्लोमेटिक जो ट्रेडिशंस हैं उसका एक ये अहम पार्ट है जो ये परंपरा निभाई जाती है। तो ये थी आज की 12 महत्वपूर्ण खबरें जिनमें रूस से लेकर जापान, चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स तक भारत के बढ़ते डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एंगेजमेंट की तस्वीर दिखाई देती है। कहीं भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, कहीं डिफेंस और मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहा है, तो कहीं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग
और फाइनेंशियल सर्विसेज के नए रास्ते तलाश रहा है। वहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत लैंड रिस्टोरेशन, ड्राउट रिसेलियंस और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात मजबूती से रख रहा है। और विदेशों में भारतीय समुदाय तथा भारत से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों और स्मृतियों के साथ भारत का इमोशनल और पीपल टू पीपल कनेक्शन भी लगातार मजबूत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे थे द पब्लिक वर्ल्ड का विशेष कार्यक्रम विदेश में भारत। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। फिर मिलेंगे दुनिया में भारत से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार।